हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओलोक के है। तो भाई देखो, हमने खूब बढ़िया तरीके से आपकी बच्चा तैयारी की है। किसकी? बेसिकली आपका जो ह्यूमन डिजीज चैप्टर है, जेनेटिक डिजीज, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी गई हो और मैंने आपको ना कराई हो। पूरी डिटेल में बच्चा हमने आपकी तैयारी की है। तो आज आप लोगों का एक तरह से टेस्ट हो जाएगा कि कितना आप लोगों को आता है। ठीक है, तो बच्चा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप आराम से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला या वाले वायरल संक्रमण है? सिर्फ वायरस के कारण होने वाली बीमारी आपको बतानी है, और जो कि आपकी एक HIV डिजीज, सॉरी, आपकी एक STD डिजीज भी है। एक STD डिजीज भी है। ठीक है, तो चलिए, एक बार मैंने आपको बताया था कि भाई STD डिजीज है। तो एड्स किसके होता है? HIV वायरस से होता है। मैंने बोला था ना, एग्जामिनर के हिसाब से HIV बीमारी है, जबकि बीमारी क्या है? एड्स है ना। तो आपको ऐसा जरूर लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोगों को इस तरह की चीजों से अवेयर रहना है कि भैया ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो बच्चा, आपका HIV जो है ये वायरस से होता है और STD डिजीज है। वार्ड्स, मस्से, सुजाक, गोनेरिया और सिफिलिस। गोनेरिया और सिफिलिस किससे होने वाली बीमारी है? तो भाई गोनेरिया और सिफिलिस तो ये बैक्टीरियल डिजीज मैंने आपको बताई थी। STD तो है, ये STD डिजीज जरूर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जरूर होती है, लेकिन बैक्टीरियल है। लेकिन मत्स्य की बात करते हैं। ये मत्स्य से मतलब है जेनाइटल वार्ड्स। होता क्या है कि एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलियो वायरस, HPV, जिसकी वैक्सीन लड़के और लड़की दोनों के लिए अवेलेबल है और दोनों को ही लगवानी चाहिए। इस वैक्सीन को लेकर एक वहम जो है वो फैलाया जा रहा है, और वो भ्रम ये है कि भाई आगे चलकर इनफर्टिलिटी की दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सिंपल आपकी एक वैक्सीन है, जो एक STD डिजीज, HPV वायरस, जो आगे चलकर कैंसर जैसे खतरनाक रूप ले लेता है ये वायरस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये वैक्सीन आपकी बनाई गई है। तो आप 14 साल से लेकर यदि आप 40 साल तक की उम्र के बीच में हैं, तो आप ये वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, है ना। कम से कम एक तो हमारे पास कैंसर की कुछ तो दवाई है। तो ये बच्चा जेनाइटल वार्ड्स, जो जेनाइटल वार्ड्स का मतलब होता है कि जो जेनाइटल पाथ्स होते हैं हमारे, जो रिप्रोडक्टिव पाथ होते हैं, जो वो पूरा एरिया होता है, वहां पर छोटे छोटे मस्से बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। दैट्स मीन कि आपके दोनों ऑप्शन बच्चा यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ये आपके सही हैं। निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है? कौन सी एक STD डिजीज है? मैंने बोला था रिसेंटली पिछले 4 साल 2022 से लेकर 2026 अगर वो बीमारियों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो STD डिजीज सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। बिकॉज ऑर्गेनाइजर आप चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे को अवेयरनेस हो, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित बच्चा आपका रोग है? तो कौन सा विषाणु जनित STD डिजीज है आपका? एड्स। तो सिफिलिस और गोनेरिया मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, STD है। जोइंडिस, जो पीलिया है, ये भी हेपेटाइटिस A वायरस से होता है, हेपेटाइटिस A वायरस से होता है, लेकिन ये आपका STD डिजीज नहीं है, ये आपकी STD डिजीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो फिर से वही देखो देखो, एक ही क्वेश्चन को वो कितनी बार घुमाकर पूछेगा। कौन सा? एड्स जो है आपके HIV वायरस से होती है, HIV वायरस से। इसके अलावा सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस MTB बैक्टीरिया से होता है, एंड गोनेरिया इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित STD माना जाता है? इनमें से कौन सी बीमारी आपकी एक STD डिजीज है? बताइए, इनमें से कौन सी बीमारी आपकी एक STD डिजीज है? तो STD डिजीज बैक्टीरिया से तो होने वाली ये सारी बीमारी है, लेकिन गोनेरिया STD डिजीज है। इसके अलावा टाइफाइड बता चुकी हूं, सैल्मोनेला टाइफी, निमोनिया आपका स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या MTB नाम के बैक्टीरिया से यह बीमारी फैलती है। पॉल एनलिस द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा
सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी। यानी सिफिलिस और गोनोरिया जो कि एसटीडी डिजीज है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को डैमेज कर सकती हैं, इसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी। और उस वैक्सीन का नाम क्या था, उस दवाई का नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉल अर्लिच के द्वारा किस बीमारी के लिए दवा बनाई गई? सिफिलिस के लिए। ठीक है, कौन सी दवा बनाई गई? साल्वारसन। कौन सी दवा बनाई गई? साल्वारसन आपकी बनाई गई। पेनिसिलिन तो बैक्टीरियल डिजीज है जो आगे भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में बच्चा मैंने यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, तो एक बार आप लोग इसको रीड आउट जरूर करेंगे। चलिए, एचआईवी एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथन में से कौन सा गलत है? पहला है कान छिदवाना, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उपयोग से पहले स्टेरिलाइज्ड कर लेना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करके संक्रमित मच्छर के काटने से हम बच सकते हैं एचआईवी से। दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण, विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका जाना चाहिए। जिम्मेदारी यौन व्यवहार को अपनाना चाहिए। मतलब अगर आप प्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो इट इज बेटर कि आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसके अलावा जो सुइयां होती हैं वो नई सुई होनी चाहिए, किसी की पहले यूज नहीं होनी चाहिए। और कान छिदवाने वाली और इस तरह की जितनी भी दवाइयां होती हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, मशीनें होती हैं, वो सब स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। यानी उनको डिसइंफेक्ट पहले कर लेना चाहिए। लेकिन मच्छरदानी का कोई लेना देना नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष से पहले, यानी 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है उसको इन्फेक्ट हुए? बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष से पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? चलिए भाई, देखो आज आप लोगों के कमेंट कुछ पढ़ने में कुछ ऐसा है नहीं, ऑब्वियसली डाउट आएंगे ही नहीं, इतना सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 5 दिन मैंने आपको डिजीज पढ़ाया है, तो इससे ज्यादा डिटेल में अब खुद देख लो ना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर पाओ, मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है आपको। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी इंसान को कितने समय से एचआईवी है, ये हम उसमें उपस्थित एंटीबॉडीज, मैम एंटीबॉडीज से कैसे पता लगेगा? देखो, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बाहर से आया हुआ कारक जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है। सिंपल सी बात है ना? हमारी बॉडी क्या करेगी बच्चा? उससे फाइट करेगी। तो उन फाइट में नई एंटीबॉडीज बनती हैं जो पर्टिकुलर उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का कार्य करती हैं। तो अगर वो एंटीबॉडीज उपस्थित हैं खून के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो वायरस भी उपस्थित है। भाई उससे लड़ने वाले कारक हैं तो वो वायरस भी उपस्थित है। बस वो एंटीबॉडीज कितने समय से उपस्थित हैं वो हम पता लगा लेते हैं, तो फिर हमें बीमारी का पता लग जाता है कि इतने साल से आपको ये बीमारी है। चलिए नेक्स्ट, उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो चिकन पॉक्स वाली बीमारी है ना, बताया था ना, जो चिकन पॉक्स वाली आपकी बीमारी है उसी को आजकल आपका हर्पिस जोस्टर या सिंगल्स के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सिंपल बेसिकली लेवल है। हर्पीस जोस्टर पहले स्टार्टिंग में होगा जिसको सिंगल्स बोलेंगे, यही फैलता जाएगा और आगे चलकर चिकन पॉक्स का कारण बनेगा। तो ये लेवल बस हमने इसके डिवाइड कर दिए हैं। चलिए, निम्नांकित चित्र मनुष्य में दांत के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी गलत हैं। तो गलत कथन की पहचान कीजिए। मतलब आपके दांत सड़ने का, गलने का क्या कारण हो सकता है? अम्ल एनिमल का मृदुकरण कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है। ओके, जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। गलत बताना है ना हमको, तो इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। बाकी तीनों रीजन होते हैं हमारे दांत खराब होने का। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं रात को सोने से पहले हमें एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए, जिससे कि ताकि एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, वायरल जो भी इंफेक्शन है वो सब साफ हो जाए, नहीं तो रात रात में ये अपना घर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को खंडजाणुओं यानी कि मीरोजाइट में परिपक्वन के बिना
यकृत से बाहर निकालने की सुविधा देता है, इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन मेरे को कैसे समझ में आएगा, बहुत टिपिकल लैंग्वेज बना दी है आपकी इस क्वेश्चन की। मेरे को एक शब्द समझ में आ रहा है, प्लाज्मोडियम, और मुझे ये याद है कि प्लाज्मोडियम मैंने आपको एक प्रोटोजोआ पढ़ाया था, और इस प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, है ना। इस प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है बच्चा? आपका मलेरिया होता है। तो अगर ये प्रोटोजोआ बिना मैच्योर हुए हमारी बॉडी से लीवर सेल से बाहर, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था लीवर के पास जाएगा, लीवर को डैमेज करेगा। अब अगर ये इमैच्योर कंडीशन में आरबीसी के पास आ गया, यानी हमारे खून में अगर आ गया, तो ये मैच्योर होगा अब खून में आकर, और अब किसको डैमेज करेगा? अब करेगा आरबीसी को डैमेज। आरबीसी को डैमेज होते ही बॉडी गर्म होना शुरू, बुखार होना शुरू, और दुनिया भर की मलेरिया वाली कंडीशन जो है बच्चा आपकी बिगड़ जाएगी। तो आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी बच्चा आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी। मीरोजाइट जो है इसकी बच्चा बेसिकली अपना रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, वो स्टेज बताई गई है, डिटेल भी मैंने लिखा है। यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करने के बाद जो भी बताया, परजीवी एक विकासात्मक अवस्था द्वारा उत्परिवर्तन, नया म्यूटेशन करता है और परिपक्व होकर हजारों संक्रामक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जिनको मैरोजाइट्स कहा जाता है। मतलब इसका रिप्रोडक्शन का तरीका है। इसके पश्चात मैरोजाइट्स यकृत कोशिकाओं से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं यानी एरिथ्रोसाइट्स पर आक्रमण करते हैं। इन संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं के बाद के गुणन और टूटने से मलेरिया के विशिष्ट लक्षण जैसे बुखार, ठंड लगना उत्पन्न होते हैं। यदि खंडजाणुओं यानी मीरोजाइट्स में परिपक्वन के बिना परजीवी यकृत से बाहर निकल जाते हैं, तो यह आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी को दर्शाता है। वो ज्यादा खराब कंडीशन होती है। ये मैच्योर होकर निकले हैं तो ठीक है, तुरंत पता लग जाएगा मलेरिया है, लेकिन अगर ये इमैच्योर बॉडी से बाहर निकल गए तो फिर पूरे खून को, पूरी बॉडी को अपना घर बना लेते हैं, और ये वो केस होते हैं जिसमें मलेरिया आपका बिगड़ जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया से सबसे घातक रूप का कारण बनता है, जिसे मलेरिया ट्रोपिका के रूप में भी जाना जाता है। तो बताया था ये भी मैंने आपको, ठीक है भाई। फुल एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में मैं आपको सब कुछ करा रही हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि मलेरिया भी एक तरह से आपका क्या है, साइक्लिक रिपीट होता है। ठीक होंगे आप, फिर लगेगा दोबारा बुखार आ गया, फिर ठीक हो गए, फिर लगेगा दोबारा बुखार आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसमें होता है मच्छर के काटने से अनवरत प्रवेश नहीं, पर्यावरण नहीं, केवल यकृत कोशिकाओं नहीं। ये वही केस है कि आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविषमोचना, आरबीसी इन्वेशन एंड रिलीज ऑफ स्प्रिंग एवरी फ्यू डेज। भाई इसने अपना घर बना लिया था पूरी बॉडी को, जब खून में आ गया तो पूरी बॉडी में आ गया ना, खून पूरी बॉडी को हमारा घर बना लिया था, तो ये बहुत लंबे समय तक ऑफ स्प्रिंग मतलब अपनी संतान हमारी बॉडी में पैदा करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है, बताइए। शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम? कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, वजन अचानक से बढ़ेगा और आपकी जो स्किन है वो पतली होगी, और ये किसके कारण होता है? कोर्टिसोल लेवल के कारण। कोर्टिसोल एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी आगे ग्लैंड्स वाले चैप्टर में। अगर ये आपके शरीर में, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक कम बनेगा। तो यदि कोर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बच्चा आपका कम, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो आपका, और अगर ये आपका कोर्टिसोल का जो हार्मोन है शरीर में अत्यधिक उत्पादन से कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, परिणामस्वरूप वजन बढ़ता, ठीक है। तो कोर्टिसोल लेवल धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में इसका लेवल जो होगा बच्चा इंक्रीज हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ेगा और स्किन आपकी पतली होनी शुरू हो जाएगी। ओके, कोर्टिसोल को लेकर हाँ, अभी मेरे को मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था। एक 26 साल का लड़का है, और आपको पता है एक बार के इजेक्युलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल होना एक बार के इजेक्युलेशन में, मतलब स्पर्म सेल बहुत छोटी होती हैं भाई। उसके सीमन को जब स्टडी किया गया, क्योंकि
26 साल की उम्र है, पिछले साल शादी हुई थी, तो 1 साल से वो ट्राई कर रहे थे बट लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था। अब देखो समाज तो औरत को ही सुनाएगा ना, दिक्कत कहां थी? लड़के के अंदर। जब उसके सीमन को टेस्ट कराया तो डॉक्टर्स ने बताया सिर्फ 100 स्पर्म सेल ऐसे थे जो अपनी जगह से हिल रहे थे। सीमन तो बॉडी से बाहर निकल रहा है, सब कुछ ठीक है, लड़का बिल्कुल ओके है, नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो स्पर्म सेल्स निकल रहे हैं बॉडी से वो मरे हुए निकल रहे हैं। और फिर जब स्टडी की गई, ना तो ये लड़का सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, ना कुछ। तो भाई गांव देहात में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा है, उसकी शादी भी करा दी। तो 1 साल क्या मतलब पिछले 3-4 साल से वो तैयारी कर रहा है अपनी, और शादी होने के बाद स्ट्रेस लेवल इतना हाई बढ़ गया जिससे स्पर्म सेल बॉडी के अंदर ही मरने लगे। तो स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा कारण है, हर बीमारी को बढ़ाता है। केवल महिलाओं में होने वाली निम्नलिखित में से किसे जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम यानी कॉन्जेनिटल ओवेरियन हाइपोप्लेसिया सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? कल ही कराया था टर्नर सिंड्रोम, जिसमें महिलाओं में ओवरीज नहीं बनती। भाई ये जो क्वेश्चंस में नाम लिखे हुए हैं ना, प्लीज एक बार जरूर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो प्लीज ये नाम जरूर देख कर जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की टर्म्स मैंने रीजनिंग में बहुत देखी हैं, है ना, इसीलिए क्वेश्चंस मैंने डिलीट नहीं किए हैं। गाजर में विटामिन ए बताने की जरूरत है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी, इजी है तो क्वेश्चन, आंखों की रोशनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? अगर किसी इंसान के अंदर आपकी जो पित्त वाहिनी है, यानी कि जो बाइल जूस को बॉडी से बाहर लेकर जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो ये इनमें से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो ऐसा होता है विटामिन B12 की कमी से, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। विटामिन ए का रेटिनोल, ठीक है, B1 का थायमिन, और सी का एस्कोर्बिक एसिड, क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि यानी रतौंधी, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से सिर्फ सूरज ढलने के बाद नहीं, कम रोशनी में दिखाई देना कम हो जाता है। तो कम रोशनी में बहुत कम दिखाई देता है, किसमें? विटामिन ए की कमी से। याद रखेंगे, सूरज ढलना रटना नहीं है आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से हमें कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो ब्लड प्रेशर में, और सिर्फ इंडिया में मिलता है सर्पगंधा। ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज करते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। आपका क्या है बच्चा? सर्पगंधा। किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है? बताइए। किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता से कमी से सीधा संबंध है? तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कितने आसान लग रहे होंगे ना तुम लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ाया तुम लोगों को बहुत एक्स्ट्रा। अब तुम बोलोगे अरे मैडम तुमने इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, क्वेश्चन तो आसान आते हैं, है ना, बट कोई बात नहीं। देखो डिजीज एक ऐसा चैप्टर है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, विटामिन, डिजीज, इनके बारे में आज के समय में आपको पता होना ही चाहिए, है ना, पता होना ही चाहिए आपको। तो कैंसर के उपचार में हम लोग किसका? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किसका बच्चा? आपके कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चा ये आपका सही हो जाएगा।
कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? इनमें से कौन सा आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका पता हम सीरम से लगाते हैं? सीरम यानी खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता, उसको सीरम कहा जाता है। ठीक है, खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता उसको सीरम कहा जाता है। तो किस बीमारी का पता लगता है सीरम से? बताइए। तो कौन सी बीमारी का हमको सीरम से पता लगता है? टाइफाइड। कौन सी बीमारी है बच्चा जिसका हमें खून के सीरम से पता लगता है? टाइफाइड। बता चुकी हूं, सैल्मोनीला टाइफी। सैल्मोनीला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। निमोनिया, निमोनिया होता है आपका किससे बच्चा? स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस कोकस एंड डिप्लोकोकस, ये दो बैक्टीरिया कारण बन सकते हैं निमोनिया के। ठीक है, डिप्थीरिया भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है और प्लेग भी आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है पर जीएसटी है। चलिए, कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्य अम्ल हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायता करती है? हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायता करती है। तो किसको किस लेवल की एसिडिटी बन रही है, कैसे दवाई बना सकते हैं? पता है, इसमें हेल्प करता है हिस्टामाइन, जो कि हमारी बॉडी से एक तरह से एलर्जी से लड़ने में हेल्प करता है। हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। तो हिस्टामाइन जब हमारी बॉडी में बनता है ना, तो ये पेट के अंदर हमारी बॉडी में एसिडिटी को भी इंक्रीज करता है, एसिडिटी को भी इंक्रीज करता है। नहीं, इसका और कोई कारण नहीं है। हमको पता लगता है कि हिस्टामाइन ज्यादा बन रहा है तो एसिडिटी भी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बनेगी। ओके, और इस चीज को हम हिस्टामाइन को देखते हैं और फिर दवाइयां बनाने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा अलग और टेक्निकल क्वेश्चन था ये। चलिए, नेक्स्ट है, कॉमन कोल्ड को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? कोल्ड, जुखाम, मैंने आपको बताया था कि जुखाम सिर्फ यहां तक अपना घर बनाता है, कभी भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, छाती तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नहीं जाता, उसके लिए ऊपर ही बहुत सारा खाना है। तो रीनो वायरस जो है ये केवल आपका ऊपरी श्वसन पथ को ही संक्रमित करता है, इसीलिए आपका नीचे तक नहीं आता। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? बताइए। पेनिसिलिन की खोज क्या थी? बैक्टीरिया के खिलाफ जितनी भी बीमारियां थी, यानी पहली एंटीबायोटिक थी जो हमने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खिलाफ बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मात्र क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, लेकिन मैं अब आपको लिखवा देती हूँ ट्रिक, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक नहीं लिखवाई है कि वायरस से जो आपकी बीमारी होती है उनको याद करने की ट्रिक मुझे याद आया, मैंने आपको नहीं लिखवाई। तो आप ट्रिक याद करोगे, रेखा रेखा हिट करके, रेखा हिट करके हमें पोछे जैसा छोड़ गई, पोछे जैसा छोड़ गई। ये वायरस से होने वाली बीमारियों की आपकी ट्रिक है। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पोछे जैसा छोड़ गई। तो ये किससे होने वाली बीमारियां हैं? ये बच्चा आपकी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी बच्चा लिखवा देती हूं। ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म के लिए बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी भाई। मैं भी जो है ट्रिक बना के कई बार दिमाग से निकल जाती है, एक बीमारी भी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं इन सब चीजों को लिख के रख लेती हूँ।
यस, मिल गई। ये रेखा यानी कि रेबीज, खसरा, ठीक है, खसरा ही यानी कि आपका हेपेटाइटिस, तो इसको शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसके अलावा टी यानी ट्रैकोमा, जो आंखों वाला होता है, आंखें जिसमें आपकी लाल हो जाती हैं, ट्रैकोमा, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए लिखने में ना, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा। इसके अलावा करके आपका सिंपल ये साइलेंट है, सिर्फ मैंने ट्रिक बनाने के लिए लगाया है। हमें हर्मिस, ठीक है, और में मैनेंजाइटिस। देखो मैनेंजाइटिस जो है ना, ये बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है, ठीक है। पीछे यानी पोछे का मतलब है यहां पर बच्चा आपका पो से पोलियो, ठीक है। इसके अलावा ये छ जो है बच्चा, ये आपका टूटेगा, इस ए से है एड्स, और इससे है CH से है यहां पर आपका चेचक, ठीक है। क्या है बच्चा आपका चेचक। ये सिंपल है, साइलेंट है, आपका सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए मैंने लगाया है। और इसके अलावा छो से आपका क्या रहेगा बच्चा, छोटी माता, जो मैंने आपको बताया था, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। डा से डेंगू मैंने आपको बताया था, गा से मैंने आपको गलसोद बताया था, मम्स, गलसोद, और ई से बताया था मैंने आपको इन्फ्लुएंजा, तो ये आपकी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इसके अलावा बच्चा क्या आपकी प्रोटोजोआ वाली भी ट्रिक भी आप लोग लिख लो। देखो ये मेजर हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो प्रोटोजोआ की आप याद करोगे कि पापा पापा काम पर जाते ही सो जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं। थोड़ी सी लंबी है ये ट्रिक, बट आसान लगेगी आपको, ठीक है। तो पापा यानी पा से हो गया बच्चा क्या आपका पारिया, पापा मतलब पा से हो गया आपका पारिया। काला आजार, और मां से मलेरिया, ठीक है। इसके अलावा आपका पा से पेचिस, है ना, लूज मोशन भी लगते हैं आपको। और ये बाकी सब साइलेंट है आपका, ये सब आपका साइलेंट है, बस सो जाते हैं ऐसे है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि सोने की बीमारी, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चा एक आपकी बची है जो फंगल डिजीज है, फंगस से होने वाली बीमारी, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, इसकी भी ट्रिक मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो इसको आप याद करोगे। आस्था से रिंग बदल गई, इसको थोड़ा साफ सुथरा आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, यानी अस्थमा आपकी किससे होती है, फंगस से। इसके बीच खाज की प्रॉब्लम, खुजाता रहता है इंसान। रिंगवॉर्म दाद, और समय से पहले बाल उड़ जाना, बाल्डनेस, ठीक है, बाल्डनेस। ये किससे होने वाली बीमारी है, ये आपकी बीमारियां हैं जो आपको किससे होती हैं बच्चा, बेसिकली फंगस से होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी 2-3 ट्रिक बच गई थी, तो मैंने आपकी ये ट्रिक अब जो है लिखवा दी है। अब और कुछ बताओ जो आपको लग रहा हो कि मैम ये चीज हमारी रह गई है, कुछ भी तुम्हें याद आ रहा है तो तुम बताओ। बताओ अगर तुमको कुछ भी याद आ रहा है कि मैम ये वाली चीज रह गई है,
हमने ये बीमारी यहां पढ़ी थी। बताइए, कुछ याद आ रहा है? हेपेटाइटिस ए बी, बेटा हेपेटाइटिस ए और बी दो तरह का वायरस होता है जिसके कारण हमको होता है पीलिया। एक पीलिया होता है, एक में खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। बैक्टीरिया वाली टिक तो बेटा पहले ही लिखवा दी है ना, पंडित का टीका न्यू है पर जीएसटी है। तो बैक्टीरिया वाली टिक मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी, पहली क्लास देखना, उसी में आपकी लिखवा दी थी, है ना, उसी में बच्चा आपकी लिखवा दी थी। ट्रिक सब बहुत गलत दिए हैं। क्या गलत दिए हैं नीतीश? इसमें क्या गलत है ट्रिक में? देखो ट्रिक तो बेटा आप अपने लिए अपने तरीके से बना लो, मैंने जो बनाई है मैंने आपको अपनी शेयर की है, बाकी आपको अपने तरीके से बना लो, ठीक है। नहीं नहीं, मेडिसिन का नाम नहीं पूछा जाएगा भाई, तुमको डॉक्टर थोड़ी ना बनाना है, उसको तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाना है, तो वो आपसे मेडिसिन का नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। खून का पानी नहीं बनता है, आरबीसी घट जाती है, पानी की अमाउंट बढ़ जाती है, वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, खून का पानी नहीं होता। ट्रिक बढ़िया है, नीतीश को पता नहीं क्या गलत लगा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम थोड़ा सा आपका छोटा ही रखते हैं, छोटा ही टॉपिक है, तो आप लोग रिवाइज कर लेना, ट्रिक व्रिक लिख लेना अपने हिसाब से। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।